जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही शानदार तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं। आज इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था, उसी का एनालिसिस चल रहा था। उसके लिए शाम को थोड़ी वीडियोज़ लेके आनी है, तो उसी की प्लानिंग चल रही थी। इस वजह से थोड़ी सी आपकी क्लास लेट हुई है, बट कोई नहीं, हम अपने समय पर हैं और अभी जो समय है उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे। तो आ जाइए मेरे सभी जवान, एक बार मेरे सभी भाई बहन आ जाएंगे और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका आंसर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कल अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था, ये साउंड चल रहा था, यानी कि ध्वनि चल रहा था। और साउंड में आप सभी मुझे बताइए कि जो पराश्रव्य ध्वनि होती है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इनकी जो रेंज है, इनकी जो परास है, वो कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक की जो रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये कितनी होती है? सभी एक बार बताएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सभी के लाजवाब आंसर आते हुए, वेरी गुड। और बहुत 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 जबरदस्त। मैं देख पा रहा हूँ कि स्क्रीन पे कमेंट सेक्शन तुम्हारे सही उत्तरों की दहाड़ से गूंजता हुआ, और सभी का एक ही आंसर बहुत अच्छा है। और प्रश्न का आंसर है आपका, इसका आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो क्या है ये? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये कितनी रहती है? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति इनकी रहती है। ठीक है जी। तो यहां तक ध्वनि के बारे में बात हो गई थी। आज ध्वनि को फिनिश करेंगे और साथ ही अगले चैप्टर पे भी चलेंगे, जिसका नाम है वैद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप करें, आगे बढ़ें। अगर कुछ समस्याएं हैं तो कृपया उनको पूछ लीजिए। तब तक मैं टॉपिक का नाम डालता हूं जो हमें पढ़ना है अब। और हमें पढ़ना है कुछ ध्वनि के गुणों के बारे में। ध्वनि के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के बारे में आज हमें पढ़ना है कि क्या क्या ध्वनि के गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज साउंड की रहती हैं। तो जल्दी से सभी एक बार थम्स अप करेंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। बहुत बढ़िया। तो देखो, ध्वनि के गुणों में क्या पढ़ना है कि ध्वनि की एक तो मोटाई और जो पतलापन होता है, इससे संबंधित प्रश्न पढ़ना है। और ध्वनि की जो आवाज का तेज या कम होना है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और जो डेसिबल सबसे फेमस रहता है, कि डेसिबल से तो एक प्रश्न आना ही आना है, अगर फिजिक्स के साउंड चैप्टर से क्वेश्चन बना तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही आवृत्ति और पिच, यानी कि फ्रीक्वेंसी और पिच वगैरह से संबंधित भी हमें, तारत्व वगैरह से संबंधित भी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो पढ़ते हैं ध्वनि के गुणों के बारे में। और ध्वनि के गुणों में जो सबसे पहला गुण आता है, ये रहता है आपका प्रबलता। चलो मैं लिख के ही करवा देता हूं ताकि आपको नोट रहे। ठीक है, ध्वनि के गुणों में कहाँ गया, हमने कहाँ लिखा था? अच्छा, ठीक है। ध्वनि के गुणों में सबसे पहला जो गुण रहता है, ये रहता है आपका प्रबलता। तो पहला गुण डालेंगे आप, प्रबलता। और प्रबलता को इंग्लिश में कहते हैं लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस का मतलब है कि कोई भी ध्वनि कितनी तेज या धीमी है। तो ये ध्वनि का क्या बताता है? तेज या धीमा होना। तेज या धीमा होने को लाउडनेस कहते हैं। यानी कि ये क्या होती है? ये होती है मतलब आपकी कि ध्वनि कितनी स्लो है और कितनी लाउड है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि और भाई हरीश क्या हाल है, ठीक है, इतनी आवाज है। अब मैं कह रहा हूं और भाई हरीश क्या हाल है, तो मेरी आवाज अभी लाउड है। इसी को हम कहते हैं प्रबलता। ठीक है। अब बात है कि प्रबलता किस पर निर्भर करती है। सुनिए, मान के चलिएगा कि मैंने यहां दो लकड़ियां बांधी और उनके बीच में एक रबड़ बैंड लगा दिया। ये रबर बैंड हो गया।
सर में बांधने वाला है, नोट की गड्डी पे चढ़ाने वाला, और उसको मैंने पहले एक बार इतना खींच के छोड़ा और एक बार इतना खींच के छोड़ा, तो मुझे बताओ जब इसको छोड़ेंगे तो एकदम से चट की आवाज करेगा। तो किस स्थिति में ये चट की आवाज ज्यादा करता है बताओ भाई? इस वाली स्थिति में, इस वाली स्थिति में? आप कहोगे भैया इस वाली स्थिति में ज्यादा आवाज करेगा। तो ये क्या है? अगर हम देखें ये ऊंचाई या फिर हम देखें ये ऊंचाई, तो ये क्या होती है? ये इसका आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये जो ऊंचाई है इसकी, ये क्या बताती है? इसका एम्पलीट्यूड बताती है, इसका आयाम बताती है। तो आयाम से ही आवाज बनती है भाई, आवाज आयाम से ही तो लाउडनेस बनती है, एम्पलीट्यूड से ही लाउडनेस बनती है। तो क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आपको कहना है कि ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि जितनी ऊंची तरंग होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर आवाज होगी। डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि एक तरंग का आयाम ज्यादा है, तो क्या उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसके पास ऊर्जा ज्यादा है? या पूछेगा एक तरंग का आयाम ज्यादा है तो इसके पास और क्या ज्यादा है? भाई बात बताओ कि अगर मैं इसको यहां तक खींचूं या और ऊंचा खींचूं, तो क्या एनर्जी मुझे ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी? बिल्कुल एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी कि जिसका आयाम ज्यादा है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो ये क्या बताती है? ये ऊर्जा की माप होती है। क्या होती है? ऊर्जा की माप। माप का मतलब हम किसी भी तरंग को देख के बता सकते हैं कि इसके पास एनर्जी है या नहीं है। ये क्या है? ये मेजर है किसका? एनर्जी का। ये मेजर है एनर्जी का, ये माप है ऊर्जा की। ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा कि ठीक है भैया, जैसे मान लो अब तुमने कही कि हरीश, फिर आपने कही हरीश, तो इस बात को हम मापें किस मात्रक में? जैसे हम दुकान से चीनी लेने गए तो हमने किलो में माप ली, लेकिन इस बात को किस में मापें? तो आयाम या प्रबलता का जो मात्रक है, ध्वनि की प्रबलता की जो यूनिट है, ये क्या होती है? ये होती है डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। डेसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और डेसिबल में छोटा डी बड़ा बी ऐसे करके ही लिखते हैं। तो ध्वनि के प्रबलता को मापने का जो मात्रक है, ये क्या रहता है? डेसिबल रहता है। तो कृपया एक बार बताएं, यहां तक किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। कृपया बताएं एक बार, अगर कोई समस्या परेशानी हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। बताइए जी। तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बहुत 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 सारा प्यार भाई सुजीत जी, बहुत सारा प्यार। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, देखो डेसिबल से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जब आप फुसफुसाहट के साथ बात करते हो, फुसफुसाहट के साथ यानी कि विस्परिंग जब आप करते हो, जैसे अभी सर्दी आएंगी तो रजाई में लेट जाओगे, ऐसा जब तुम फुसफुसाहट के साथ बात करोगे तो वो जो तुम्हारी ध्वनि का आयाम रहता है वो 15 से 20 डेसिबल रहता है। ठीक है जी। उसके बाद जब तुम पार्कों में मिलते हो और जब आप सामान्य बातचीत करते हो, एक दूसरे से वादे करते हो, बाबू मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें करते हो, सामान्य बातचीत करते हो, तो उस समय पे आप 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे होते हो। उसके बाद जब शादी वादी हो जाएगी
तो भाई निश्चित ही हाल 6 महीने में लड़ाई उड़ी भी होंगी, तो वो कहेंगी अरे नौस पीटे मैंने, तू किस घड़ी में पसंद कर लिया, तो उससे अच्छा तो वो भोला ही था। तो जब आप जो जोर से बातचीत करेंगे, जब आप प्रश्न आएगा कि बताओ जोर से बातचीत करने में, जोर से बातचीत करने में कितने डेसिबल की ध्वनि रहती है लगभग। अब देखो ऐसा नहीं है कि जोर से बातचीत करने में भाई सभी की ध्वनि का स्तर समान रहता हो। भाई हो सकता है कोई जोर से बातचीत ऐसे करता हो और एक करता हो, तो ये रेंज होती है, किसी का कम रहेगा किसी का ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम औसतन एक रेंज की बात करें तो ये तकरीबन 60 से 70 डेसिबल तक रहती है। ठीक है जी। तो एक तो प्रश्न आपका यहां से बनेगा। आगे प्रश्न बनेगा, अच्छा जो डीजे की ध्वनि होती है, यहां पे क्वेश्चन बनेगा जो डीजे की ध्वनि होती है उसमें जो गाने बजते हैं वो 100 से तकरीबन 120 डेसिबल तक बजते हैं। ठीक है जी। चलो आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WHO के अनुसार, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्था है, उसके अनुसार जो हमारे लिए मतलब जो एक सहनीय स्तर है ध्वनि का, एक सहनीय स्तर जो है, या हम कहें कि सेफ स्तर जो है, सुरक्षित स्तर जो है वो कितना है WHO के अनुसार। देखो या तो ऐसे पूछेगा कि सुरक्षित स्तर बताइए यानी कि सेफ लेवल बताइए, या कहेगा जो सहनीय स्तर है यानी कि जो टॉलरेबल लेवल है। अब सहनीय स्तर से क्या मतलब है कि जिसको आप बहुत ज्यादा परेशान हुए बिना सुन सकते हो, बहुत ज्यादा परेशान हुए बिना सुन सकते हो। जैसे एक आदमी हो, इतनी तेज बोलेगा तुम वैसे ही परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। लेकिन नॉर्मली अगर तुमसे कोई बात करे तो कितने तक तुम सहन कर सकते हो, कितने तक सहन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अब सहन करने से मतलब है कि एक तो लिमिट हो गई कि तुम बिल्कुल पागल ही हो जाओ। जैसे लड़ाई झगड़ा किसी का देखने जाते हो तो खड़े होकर सुने करो ना मस्त तरीके से। तो लगभग लड़ाई झगड़ा जो होता है 80 डेसिबल तक रहता है। तो 80 डेसिबल तक तो तुम सहन कर सकते हो। लेकिन अगर 80 डेसिबल से अगर कोई बोलेगा तो फिर तुम्हें परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब मान लो वो तुम्हें छोड़ के चली गई, ठीक है, डीजे का तो मैंने बता ही दिया, जब छोड़ के चली गई तो ये जो गाने सुनते हो तुम डीजे पे, ये इतने का रहता है। तो ये 80 डेसिबल तक का रहता है। डेसिबल से संबंधित बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है भाई। कुमार संतोष जी, अगर बिहार पुलिस से आपने पढ़ लिया ना साइंस तो फिर हर एक एग्जाम में काम कर जाएगी। चलो, तो उम्मीद है ये नोट हो गए होंगे। कृपया एक बार थम्स अप कर दें जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ सर बिल्कुल नोट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। कुलदीप सिंह, बहुत सारा प्यार। क्या फ्रीक्वेंसी और डेसिबल कनेक्ट हैं? जी नहीं रननीत, ये दोनों अलग चीजें हैं। जैसे मान लो एक मनुष्य है तो उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। हो सकता है कि वो बहुत सच बोलता हो और हो सकता है कि वो सुबह जल्दी उठता हो। तो दोनों अलग चीजें हैं ना। एक गुण सुबह उठना है, एक गुण सच बोलना है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, और सभी को समझ में आया, सभी को मजा भी आया। हंसी खेल की भाषा में पढ़ने का मतलब यही होता है कि चीजें आपको आराम से समझ में आए और लंबे समय तक याद रहें। तो ये हो गया पहला गुण ध्वनि का, जिसको हम बोलते हैं प्रबलता। अब ध्वनि के दूसरे गुण की बात करते हैं। और ध्वनि का जो दूसरा गुण होता है इसका नाम है, इसका नाम है तारत्व। तारत्व यानी कि पिच, तारत्व यानी कि पिच। अब देखो पिच क्या होता है। जैसे अभी कल तुमने एक वीडियो सुनी थी जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी सुनी थी, आवृत्ति सुनी थी। तो आवृत्ति बेसिकली क्या थी? कुछ भी नहीं है, आवाज के संदर्भ में आवृत्ति आवाज का मोटापन या पतलापन है। अब आपने देखा था कि जब आवृत्ति बहुत बढ़ रही थी तो आवाज पतली होती चली जा रही थी। बस इसी को कहते हैं तारत्व। अगर आवाज जितनी पतली होती जाएगी उतना उसका तारत्व बढ़ता चला जाएगा और उतनी ही उसकी आवृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तो तारत्व क्या होता है? दरअसल तारत्व होता है कि ध्वनि का यानी कि साउंड का
ध्वनि का मोटा या पतला होना, ध्वनि का मोटा या पतला होना, कि किसी की ध्वनि हो सकता है मोटी हो, किसी की ध्वनि पतली हो, यानी कि साउंड की शार्पनेस से रिलेशन रखती है। और बताओ आवाज का मोटा या पतला होना किस चीज पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। भाई मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, यही बात है। यानी कि ये डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये किस पर डिपेंड करता है? ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो प्रश्न सीधा ही आता है। देखो यहां से प्रश्न आएगा कि प्रबलता किस पर निर्भर करती है भाई बताओ, यानी कि लाउडनेस का संबंध किससे होता है? तो लाउडनेस का संबंध है आयाम से, यानी कि एम्पलीट्यूड से और एनर्जी से। ठीक है, लेकिन अगर पिच को देखें तो पिच का रिलेशन किससे है? फ्रीक्वेंसी से, यानी कि आवृत्ति से। और अगर आवृत्ति बढ़ेगी, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो तारत्व बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो तारत्व बढ़ेगा, यानी कि पिच बढ़ेगी, और पिच बढ़ेगी तो आवाज का पतलापन जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा जब गोलगप्पे तुम खाने जाओगे तो तुम 3-4 हो लड़के, अकेले भी हो, गोलगप्पे वाले भैया से कहते रहना भैया यार हमें भी खवा दे, भैया यार हमें भी खिला दे। या तुम गोलगप्पे खा रहे हो, उसे कहोगे भैया यार मीठा ज्यादा लगाइयो, नहीं सुनेगा। लेकिन जैसे ही आवाज आएगी भैया जी हमें गोलगप्पे खिलाना, ओ भाई साहब उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि आवाज पतली है और वो लड़की की आवाज है। तो प्रश्न ऐसा ही बनेगा। अब देखो वो देखे भी ना तो भी आवाज से पता लगा लेगा, या तुम भी पता लगा लोगे लड़के की है लड़की की है। इसकी वजह से, आवाज के पतलेपन की वजह से। और पतलापन का मतलब तारत्व यानी पिच। तो प्रश्न आएगा कि पुरुष या महिलाओं की आवाज में अंतर ध्वनि के कुछ गुण के कारण किया जाता है। तो आप कहोगे कि इसी गुण के कारण, इसी गुण से पुरुष व महिलाओं की, पुरुष व महिलाओं की आवाज में अंतर किया जाता है। इसी गुण के कारण पुरुष व महिलाओं की आवाज में अंतर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अगर आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे ना, एक आधा एग्जाम दिया होगा, तो आप इसकी महत्वता समझते होंगे। अगर आपने अच्छे से मॉक ऑफ टेस्ट लगाए होंगे तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पुरुष और महिलाओं की आवाज में अंतर ध्वनि के किस गुण के कारण किया जाता है। तो ये पिच के कारण किया जाता है, यानी कि तारत्व के कारण किया जाता है। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे। लड़कियों की आवाज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बिल्कुल गौरव। पतली होती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है ना? बताइए भाई, क्लियर है? सर आपसे मिलना है सम्मान समारोह में, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, बहुत सारा प्यार। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब एक बच्चा अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उतार कर और सम्मान समारोह में आता है। बिल्कुल गले लगाने का मन करता है। ठीक है जी, चलो। तो उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होंगे। किट्टू मीना कोई भी ब्लॉक नहीं है, सभी के मैसेज आ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है क्लास करने में, बहुत सारा प्यार। ठीक है जी, तो ये हो गया ध्वनि का दूसरा गुण। अब एक तीसरा गुण आता है ध्वनि का, एक तीसरा गुण आता है ध्वनि का, जिसको हम बोलते हैं। तो पहला गुण क्या पढ़ लिया आपने? पहले रिवाइज कर लो एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन होने के चांस बहुत होते हैं। भाई पहला गुण है प्रबलता। और एक बार सभी बच्चे बताएं प्रबलता किस पे निर्भर करती है, जल्दी से बताइए, ताकि तीसरे गुण में आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सब कुछ अब मिलता जुलता सा लगेगा। जल्दी बताइए एक बार कि लाउडनेस यानी कि प्रबलता किस चीज पर निर्भर करती है। जल्दी बताइए, जल्दी से सभी।
और फिर आप बताइए कि जो तारत्व है ध्वनि का दूसरा गुण, ये किस चीज पर निर्भर करता है, जल्दी बताएंगे। भाई मयूर जी, कोशिश तो यही चल रही है, चांसेस तो यही है। चलो बहुत बढ़िया, आयाम पर निर्भर करता है और फ्रीक्वेंसी तारत्व पर, बहुत बढ़िया, आवृत्ति तारत्व पर, गजब एकदम। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब ध्वनि का तीसरा गुण आता है गुणता। क्या बोलते हैं? गुणता। ठीक है, अब देखो गुणता क्या होती है और गुणता का मतलब तो प्रॉपर्टी हो जाएगी इंग्लिश में। गुणता का मतलब क्या है, एक बात बताओ, जैसे मैं इस कमरे के बाहर दो वाद्य यंत्र बजाऊं, तो मैं अंदर कमरे में बंद कर दूं, बाहर का कुछ ना दिखे। एक है मान लो बांसुरी और एक है तबला, और उनकी लाउडनेस को भी सेम रखूं और उनकी फ्रीक्वेंसी को भी सेम रखूं, यानी पिच को भी सेम रखूं, मतलब उनके जो आवाज का तेज या धीमापन है, तेजपन को भी सेम रखूं और आवृत्ति को भी समान रखूं, फिर भी तुम ये पहचान लोगे कि ये ध्वनि तबले की है और ये बांसुरी की है। किसके कारण? बस इसी गुण को कहते हैं गुणता। तो प्रश्न आएगा कि बताइए, दो वाद्य यंत्रों में, दो वाद्य यंत्रों की दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में, दो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों में अंतर गुणता से ही किया जाता है, गुणता से ही किया जाता है। तो बिल्कुल मैंने आपको वो चीज करवाई है इनमें जिनसे सीधा प्रश्न बनता है, गुणता से ही किया जाता है। बस इतना सा ही समझना है, गुणता क्या होती है, कैसे होती है, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, उससे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस इतना याद रखना है कि भाई गुणता ऐसी चीज है कि जिसके कारण हम दो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों में अंतर कर लेते हैं। तो जल्दी से एक बार बताइए, क्या आपको ये बात क्लियर है? गुणता के कारण, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में प्रॉपर्टी कह लो, क्वालिटी कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे इसको प्रॉपर्टी कह दीजिए, अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी कह दीजिए, या बेहतर होगा आप इसको क्या कह दीजिए, क्वालिटी कह दीजिए, कि क्वालिटी से ही दो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों में अंतर किया जाता है। तो ये हो गए आपके ध्वनि के तीन गुण, तीन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। भाई चंदन जी, मैंने आपको बताया 80 डेसिबल तक आप नॉर्मली सहन कर सकते हो, 120 डेसिबल पे समस्या होने लगेगी, 150 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि आपको पागल बना सकती है, ये मैक्सिमम लिमिट है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपसे मिलना है सम्मान समारोह में। राकेश जी बहुत सारा आभार। अंकुर, आपका और नवीन सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। चलिए बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने आपको यहाँ वन लाइनर फॉर्म में और चीजों को रिलेट करके कोशिश की है समझाने की। आशा करूंगा सब समझ में आया होगा। अब देखिए अगले टॉपिक पर या अगले चैप्टर पर ही चलते हैं, और इस चैप्टर का नाम है, आपका अगला जो चैप्टर है इसका नाम है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी हमें हर एक चैप्टर में राशियां ही तो पढ़नी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हमें कुछ कुछ राशियां ही पढ़नी है। तो देखेंगे कौन कौन सी राशियां पढ़नी है विद्युत में। सबसे पहली राशि जो है इसमें, वो आती है आपकी आवेश। तो ऐसे ही डाल लेते हैं बगैर नंबर के। सबसे पहली राशि जो आती है, सबसे बेसिक राशि है आवेश, यानी कि चार्ज। तो चलिए समझते हैं क्या होता है चार्ज। देखिए, सभी ने, साइंटिस्ट तो सभी बने होंगे बचपन में। कैसे बने होंगे? कुछ करामातें सबने की होंगी। जैसे पेन को बालों में घिसा, और घिसने के बाद तुम लोग इसे धूल के पास ले जाते होंगे, तो आप पाएंगे कि धूल जो होती है ना, वो इस पेन पे चिपक जाती है। अच्छा, क्या हुआ ऐसा कि इस पेन से धूल चिपक गई, या कागज के टुकड़े चिपक गए, आपके हेयर चिपक गए? क्यों बताओ, ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं इस बात को। देखो, समझेंगे थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है जिसको हमने बालों में घिसा है, तो बालों से क्या होता है कि बालों से निकल के आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप बालों में घिसोगे तो बालों में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
और इस पेन पे विराजमान हो जाएंगे। ऐसे महसूस करो कि जैसे तुमने इस पेन को पानी में डुबोया हो और निकाल लिया हो पानी में से, और इस पे पानी पानी लग गया हो चारों तरफ, इसकी सतह पे, सरफेस पे। अच्छा, अंदर थोड़े ना भरेगा पानी इसमें, अगर ये पूरी सॉलिड है तो नहीं भरेगा ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं घुसेंगे, बस सरफेस पे आकर रुक जाएंगे, सतह पे रुक जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसी चीज है, जैसे मान लो एक कमरा है और कमरे में कुर्सियां हैं और लोग हैं, तो अगर आदमी कुर्सी पे बैठेगा तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, और अगर उठ जाएगा तो हम कहेंगे ये ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक का मतलब क्या है, कुर्सी खाली है, तो कह सकते हैं ना कि कुर्सी अपनी तरफ खींच रही है किसी को भी कि भैया कोई तो आओ, कोई तो बैठो। मान लो 10 लोग आ रहे हैं तो अचानक से एक देख के कुर्सी को भगेगा एकदम, क्योंकि कुर्सी में कुछ ऐसी चीज है, मतलब कुर्सी में एक जरूरत बनी हुई है। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का होने का मतलब यही है, खाली कुर्सी समझ लो, कि उसको जरूरत है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की। भाई कुर्सी निगेटिव कह रहे हैं हम, कुर्सी को ऋणात्मक कह रहे हैं, तो कोई भी लोग आ रहे हैं उनको धनात्मक कहो। वैसे ही अगर ये पेन ऋणात्मक है तो नीचे पड़ी हुई जो धूल वगैरह है, या कागज के टुकड़े हैं, या आपके बाल हैं, ये सब धनात्मक थे, पॉजिटिव थे। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं बस। देखो निगेटिव का मतलब क्या है, सॉरी निगेटिव का मतलब क्या है, ऋणात्मक का मतलब सिर्फ इतना है कि उस वस्तु पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। और धनात्मक का मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, बिल्कुल सुनने में उल्टा लगेगा, क्योंकि मैथ में तो सर ऋणात्मक का मतलब है जिसके पास है नहीं, लेकिन यहां उल्टा है। नेगेटिव का मतलब, ऋणात्मक का मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, और धनात्मक हर वो वस्तु रहेगी जिस पर इलेक्ट्रॉन ना हो, याद रखना। तो अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये धनात्मक है, ये उस कमी को पूरा करने के लिए इधर की तरफ खींचे चले जाते हैं। ठीक है जी, ये उस कमी को पूरा करने के लिए इधर की तरफ खींचे चले आते हैं। मोटा मोटी आप ये समझो कि वस्तु, मतलब पेन पे आ गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित यानी कि निगेटिवली चार्ज्ड, और वस्तु जो पड़ी है वो है धन आवेशित। तो ऋणात्मक और धन आवेश के बीच में हमेशा ही आकर्षण होता है। जैसे आपका आकर्षण किससे होता है, भाई समझाने के लिए कह रहा हूं, जस्ट ज्यादा सीरियस मत हो ना। भाई लड़कों का आकर्षण लड़कों से थोड़ी होगा, लड़कों का आकर्षण तो लड़कियों से होगा, हमेशा अपोजिट चार्ज में, हमेशा विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है जी, तो आशा करूंगा कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न कैसे बनेंगे सुनो। सबसे पहले इस बात की खोज किसने की थी, मतलब सर्वप्रथम शब्द आवेश किसने दिया। पहली बात आएगी कि शब्द आवेश किसने दिया, शब्द आवेश किसने दिया, यानी कि हु प्रपोज्ड वर्ड चार्ज। केवल आवेश शब्द के बारे में किसने बताया, तो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले एक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था सर थेल्स। आपने थेल्स थ्योरम वगैरह भी पढ़ी होंगी, और चुंबकत्व में भी हम इनका नाम देखेंगे। इन्होंने बस ये कहा था कि आवेश के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो बहुत साल पहले जब किसी ने अपने बालों में कंघे को घिसा होगा और धूल के पास ले गया होगा, तो धूल चिपकी होगी, उसने पूछा होगा कि बाबा ये क्या है, दार्शनिक थे, तो इन्होंने कहा भाई ये आवेशित हो चुका है। तो सबसे पहले जो शब्द आवेश था वो इनके मुंह से निकला था। आगे की कहानी इन्होंने नहीं बताई थी, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या आकर्षण है, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। और जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं गजब के, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये जो सारी कहानी है कि समान आवेश जो है, समान आवेश जो है, समान आवेश यानी कि सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश यानी कि ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं,
ये बात किसने बताई थी? तो ये बात बताने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहां से भी प्रश्न आता है कि ये बात किसने बताई? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम है इंग्लिश हिंदी में एक जैसा ही रहेगा। अब देखो, जितनी बातें मैंने बोली हैं भैया, क्या मैं उन्हें बोर्ड पे लिखूं कि किसी वस्तु पर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये ऋण आवेशित हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये धनावेशित हो गई? ये सब पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये केवल आपको समझाने के उद्देश्य से था। तो बस आपको इतना याद रखना है कि भाई अगर किसी वस्तु पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। और ऋण आवेशित का मतलब ऐसा जैसे तुम्हें बहुत भयंकर भूख लगी हो, अब तुम्हें बस चाहिए, तुम खाने को अपनी तरफ खींचोगे। तो वैसे ही जब ये ऋण आवेशित हो जाएगी तो इसके पास एक कमी है और ये चाहेगी मैं किसी भी धनावेश को अपनी तरफ खींच लूं। बस ऐसे महसूस करके रखिए थोड़ा सा इनको। समान आवेश क्या करते हैं? सॉरी, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे लो यार, इसमें कितनी देर लग गई है। और इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि समझ में तो आपको सही आ ही रहा है ना। समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे और जो ऑपोजिट चार्ज होंगे हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो सर थेल्स ने आवेश शब्द की खोज की, लेकिन आवेशों के बारे में और कहानी को किसने आगे बढ़ाया? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसको आगे बढ़ाया था। चलिए जी, रक्षा, बहुत सारा आभार आपका। सर हेयर में कहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं? अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉनों से ही तो दुनिया बनी है। हर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, हर एक वस्तु दुनिया की। ठीक है, तो ये लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको करेक्ट कर लीजिए। समान आवेश प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर हम आवेश को परिभाषित भी करना चाहें, अगर जगह बची हो तो लिख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी नॉलेज के लिए लिख दे रहा हूं, इससे पेपर नहीं आएगा। कि मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आना या चले जाना, इलेक्ट्रॉन का किसी वस्तु पर आना या चले जाना ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो ऋण आवेशित हो जाएगी, और अगर किसी से चले गए हैं, जैसे तुम्हारे बालों से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो तुम्हारे जो बाल है ना, ये भी धन आवेशित हो जाएंगे। ये भी कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। तो बस यही है, इतना बस याद रखना कि भाई किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आए हैं या चले गए हैं तो हम कहेंगे वो आवेशित हो गई है। और अगर इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर आए हैं तो ऋण आवेशित हुई है, नेगेटिवली चार्ज हुई है। और अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये धन आवेशित हुई है, पॉजिटिवली चार्ज हुई है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बच्चा मुझसे कहता है कि भैया, जैसे आप कह रहे हो एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ आवेश होता है, मतलब आवेश का मतलब है कि वो कितनी ताकत से खींच सकता है। बस किसी, अगर इलेक्ट्रॉन है तो धन को खींचेगा, पॉजिटिव को खींचेगा, और कोई धन आवेश है तो नेगेटिव को खींचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी ताकत से किसी को खींच सकता है? तो याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर, अच्छा पहले आवेश का मात्रक पढ़ लो, तब समझ में आएगा कि आवेश जो है उसको किसमें मापा जाता है। तो आप कहोगे भैया, आवेश का जो मात्रक होता है, यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज जो रहती है वो होती है कूलाम। एक बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसमें अपना योगदान दिया, तो सभी के नाम पर कुछ न कुछ है। क्या होती है? कूलाम। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे और इसको हम लेटर क्यू से दिखाएंगे। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और अगर कोई तुमसे कहे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम होता है। सीधा याद रखना, गुलाम को सॉरी सी से दिखाएंगे, गुलाम को सी से दिखाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि मतलब ये होता कितना है, हम इसको महसूस कैसे करें। सुनो, तो एक न्यूटन जो रहता है ना, एक न्यूटन का बल, कितना सा बल होता है एक न्यूटन का? मतलब ऐसे लगाओ कि जैसे आप 1 किलो की वस्तु पर अगर आप
1 किलो की वस्तु को ऐसे उठाए हुए हैं तो 1 किलो की वस्तु आपको 9.8 न्यूटन के बल से नीचे खींच रही है, या मान लो 10 न्यूटन से नीचे खींच रही है। मैं आपको 1 न्यूटन का फील करवा रहा हूं कितना होता है। अगर हम किसी 1 किलो की वस्तु को उठाएं तो वस्तु आपको 10 न्यूटन के बल से खींच रही है। अब लगा लो 1 किलो की वस्तु कितना बल आप पे लगाती है, उसका 10वां हिस्सा 1 न्यूटन होगा। और 1 न्यूटन का बल बनाने के लिए पता है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 न्यूटन का बल बनाने के लिए 9 गुणा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप नंबर मत याद रखना, कोई संख्या मत याद रखना, बस महसूस करिए कि बहुत सारे 10 की घात 9 का मतलब पता है कितनों के? करोड़ों इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 न्यूटन का फोर्स बना पाते हैं। कुल एक मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम ताकत होती है, अकेले के पास से बहुत छोटी ताकत है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहेगा वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का आवेश रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को बढ़िया समझ आया। तो ये हो गई आवेश से संबंधित जानकारी। उम्मीद है आपको बढ़िया एकदम समझ में आई होगी। इतने से बाहर तो कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गई आपकी आवेश से संबंधित जानकारी, यानी कि चार्ज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, अब अगली राशि पढ़ते हैं इसमें। और अगली राशि जो है इस चैप्टर की वो है धारा, यानी कि करंट। अब देखो करंट क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। करंट को हम आई से दिखाते हैं। ठीक, देखिए बहुत ध्यान से सुनना कि अगर मान लो ये पेन है और इस पर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो ये हमेशा यही कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन कि मैं किसी धन आवेश को यानी पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लूं। ये हमेशा ये कोशिश करेगा, रुका हुआ आवेश। लेकिन अगर ये चलना शुरू कर दे, अगर ये अपनी जगह से चलना शुरू कर दे ऐसे करके, तो इसी को हम कहते हैं धारा। बस भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह से चलना शुरू कर दे तो इसी को हम धारा कहते हैं। और चूंकि एक वस्तु में तो बहुत कम, मतलब एक वस्तु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं मैं उसको कह सकता हूं आवेश यानी चार्ज, ऋण आवेश कह सकता हूं या आवेश कह सकता हूं। तो अगर आवेश चलना शुरू कर दे समय के साथ ही चलेगा, तो उसी को हम धारा कहते हैं। यानी कि देखो पता है, आप सूत्र क्या याद रखते हो? आप सूत्र याद रखते हो कि आवेश, कितना आवेश गया, कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने समय में हुआ। कितना आवेश गया और कितने टाइम में गया। अब आवेश में अगर समय का भाग लग जाए तो क्या तुम परिभाषा नहीं बना सकते हो? मैंने कहा था कि अगर समय का भाग है तो क्या हो जाएगी? आप कहोगे भैया आवेश प्रवाह कह दो, प्रवाह का मतलब बहना, कि आवेश प्रवाह की समय के लिए मैंने कहा था दर शब्द लगा देना। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी कि रेट लगा देंगे इंग्लिश के लिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस इतना आप याद रखते हो, लेकिन उम्मीद है आज समझ में आया होगा। इट्स कॉल्ड एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। खत्म। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो धारा का मात्रक है, जो इसकी यूनिट है, ये क्या रहेगी? तो तुम कहोगे भाई आवेश का मात्रक है कूलाम और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकंड। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहेंगे? इसी को तुम सीधा सीधा एम्पियर कहोगे। अब तुम यहां रटते हो कि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। लेकिन पता है प्रश्न कैसे पूछेगा कि एम्पियर को निम्न में से क्या कहते हैं?
एम्पियर को निम्न में से क्या कहते हैं? भाई कूलाम पर सेकंड कहते हैं, जूल पर सेकंड कहते हैं, न्यूटन पर सेकंड कहते हैं, कुछ भी। आरडब्ल्यू की जो आपकी कॉम्बो बुक से फिजिक्स पढ़े तो हो जाएगा। भैया विशाल पटेल जी, मैं देख रहा हूँ तुम शुरू से इस चीज़ का कमेंट करने में लग रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ तुम बुक की बजाय इतनी देर में यहाँ पढ़ लेते तो यहाँ से जरूर हो जाता। देखो आपको ये समझना होगा, आपको फिर कभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि बुक से करने में दर और समय दर में क्या अंतर है। शिव कुमार जी, दर का मतलब ही समय होता है, तो समय और दर दोनों बात कहेंगे तो वो रिपीटेड बात है। बुक से पढ़ने में और खुद से पढ़ने में क्या फर्क है? देखिए, जैसे मान लो मैं बोल बोल के आपको समझा रहा हूँ कि भाई आवेश जो होता है वो ये होता है, धारा जो होती है वो ये होती है, तो एक बात बताइए कि बुक ऐसे बोल तो सकती नहीं है ना, बुक में हो सकता है आपको बोल बोल के ऐसी चीजें समझ में आए, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स वगैरह रहते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्लास से ही पढ़ना चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों। हाँ, अगर आपने पढ़ लिया है तो बेशक आप रिवीजन बुक से कर सकते हैं, या बुक को प्रेफर करिए प्रैक्टिस के लिए कि बुक से हम प्रैक्टिस करें। सही है जी, चलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही तो लिखा है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 लिखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका धारा। और धारा एक कैसी राशि है? तो धारा एक अदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। और अगर आप समझ पा रहे हो तो ये एक मूल राशि थी, ये एक मूल राशि थी, और मूल राशि में डायरेक्ट इसकी विमा क्या पढ़ी थी हमने? ए पढ़ी थी। तो इसकी विमा के लिए क्या लिखोगे? ए। धारा को आई से दिखाएंगे, इसकी विमा को हम ए से दिखाएंगे। तो आज की कहानी को धारा तक ही रहने देते हैं, उसके बाद कल आगे चलेंगे। वैसे तो सबके पॉजिटिव कमेंट रहते हैं, बढ़िया, सबको समझ में आ रही हैं चीज़ें, ऐसे ही बेहतर तरीके से रिवाइज करते रहो। देखो, कोर्स खत्म की बात आप करते हो, मुझे 3 से 4 क्लासेज और चाहिए। हालांकि आपका मंडे से क्लास होगी, संडे तो कल छुट्टी है, तो मुझे 3 से 4 क्लास और चाहिए होंगी। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं 6 तारीख से पहले करवा दो, तो एक आध क्लास हो सकता है ज़्यादा लग जाए, मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी कोशिश है, अब अगर मैं पीडीएफ से पढ़ाऊँ तो हो सकता है एक क्लास कम में हो जाए, लेकिन उसमें आपको समझ में कम आता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है लिख लिख के चलें, स्लो चलें, एक क्लास 2 क्लास फालतू लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। तो बेहतर तरीके से सभी लोग आप मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपने इतना एडवांस में तैयारी करनी शुरू करी है तो निश्चित तौर पर ही आप मेहनती बच्चे तो हैं, नो डाउट। बस इतना कर लेना कि अपनी मेहनत को सही मूर्त रूप देना, सही साकार तरीके से मतलब सही साकार करिए, बेहतर तरीके से समय का यूटिलाइजेशन करिए। अगर आप ये सोचते हैं दिन में 8 घंटे क्लास ले ली बस पढ़ाई खत्म हो गई, केवल इतने से बात नहीं बनती है, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 घंटे वो रिवीजन के तौर पे आपको करनी पड़ेगी। कुछ कुछ बीच बीच में आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे कल की क्लास, मतलब कल संडे है, तो बेशक आपको चाहिए कि थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। समय को 8-8 घंटे में बांटिए, 8 घंटे सोइए मस्त, 8 घंटे खूब खेलिए, दौड़िए, उनसे बात करिए, इनसे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 8 घंटे जो बचें उसमें मॉक टेस्ट दो। अब तो आपका सिलेबस खत्म हो गया, मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो भैया किसी से मत पूछो, ये देखो क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, अच्छा मैथ में ज्यादा गलत हुए हैं, टॉपिक देखो, अच्छा चाल और दूरी में गलत हुआ है, स्पीड डिस्टेंस में, भाई इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है, क्या कमियां रह गई वो देखनी है, प्रैक्टिस लगानी है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की। अगर मान लो जीएस में क्वेश्चन गलत हुआ है तो कहां से गलत हुआ है? जैसे बच्चे पूछते हैं सर जीएस स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, भाई ये देखो जीएस में गलती कहाँ है, एक पर्टिकुलर हिस्से में गलती होगी। सर जी मान लो पॉलिटी में गलती है, ठीक है, ये कोशिश करो पॉलिटी के किस हिस्से में गलती है। सर जी मुझे तो आर्टिकल याद नहीं हो रहे, आर्टिकल याद रखने की ट्रिक ढूंढो, कभी भी सीधा रट्टा मत मारो, बहुत सारी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ट्रिक को मतलब ट्रिक्स देखो, कोशिश करो उन्हें समझने की, आधी चीजें समझने से याद हो जाती हैं, आधी आधी चीजें ट्रिक्स के माध्यम से याद हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे मंडे को, नमस्कार, धन्यवाद।